जय मां काली। वहां जो मैंने दृश्य देखा, इतना कष्ट उठा करके आए थे, मीलों तक पैदल चल आ रहे थे। बंगाल इस प्रकार से परिवर्तन की ठान के बैठा है। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और मैं इस समय पहुंच चुकी हूं बंगाल की सियासी रणभूमि। बंगाल, जहां पर चुनावी बिसात बिछ चुकी है। आने वाले 23 और 29 तारीख को बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और इस बार चुनाव 2 फेज में होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार कौन होगा मुख्यमंत्री, वो कोलकाता तय नहीं करेगा, वो इस बार तय करेगा उत्तर बंगाल। और यही वजह है कि ये देखना होगा कि उत्तर बंगाल इस बार दीदी को चुनाव जिताएगा या बीजेपी जो जोर आजमाइश कर रही है उसको आगे लेकर जाएगा। लेकिन हम मौजूद हैं दार्जिलिंग में और दार्जिलिंग की चाय बागान और सिलीगुड़ी की फिजाएं तय करेंगी कि इस बार का मुख्यमंत्री और इस बार बंगाल पे कौन करेगा राज। उत्तर बंगाल जो कि जिसका तिलिस्म अपना खुद का एक अलग से है, जो तय करता है कि बंगाल में कौन राज करेगा। और आज हम यही सियासत डिकोड करेंगे दार्जिलिंग से, सिलीगुड़ी से, जलपाईगुड़ी से, और आपको बताएंगे कि आखिर क्या सोचता है दार्जिलिंग। आखिर चाय बागानों के जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनका दिल कौन लेकर जा रहा है और सिलीगुड़ी की फिजाओं में कौन सी पार्टी रंग घोल रही है। तो आज हम सब कुछ सियासी समीकरण को उत्तर बंगाल के डिकोड करेंगे। शुरुआत करेंगे दार्जिलिंग से, तो रहिए मेरे साथ और हम बताएंगे उत्तर बंगाल इस बार किसको सियासत के कुर्सी पर बिठाने वाला है। बंगाल के चुनावी रण में आज हम बात करने वाले हैं उस जगह की जहां पे चाय की खुशबू फिजाओं में तो है, लेकिन यहाँ की सियासत भी उतनी ही गर्म है। तो मैं बात कर रही हूँ पहाड़ियों की रानी दार्जिलिंग की। तो मैं इस समय दार्जिलिंग में मौजूद हूँ। नज़ारा बेहद खूबसूरत है, लेकिन असली नज़ारा 23 तारीख को पता लगेगा, क्योंकि 23 तारीख को जो पहले चरण का चुनाव है उसमें यहाँ की 3 प्रमुख विधानसभाओं में चुनाव होने वाला है। पहला दार्जिलिंग है, दूसरा कालिम्पोंग है और तीसरा करसियांग है। इन तीनों विधानसभाओं में जो चुनाव है और उसकी सरगर्मी मेरे सामने नजर आ रही है। यहाँ पर 2 बड़े मुद्दे हैं। जाहिर तौर पे विकास एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन उससे ज्यादा गोरखालैंड जो लगभग दशकों से चला आ रहा मुद्दा है, और तीसरा है पहाड़ का विकास, चाय बागानों के लोगों का, मजदूरों का विकास। तो अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकास की बात है यहाँ पर, वो कार्ड चलेगा या फिर ममता बनर्जी का पहाड़ों के विकास की बात। भारतीय जनता पार्टी ने परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का जिक्र किया है, तो वो दावा चलेगा, या ममता बनर्जी ने पहाड़ों के विकास की बात की। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर विकास की जो बात है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जो लोगों को लगता है कि पिछले कई वर्षों से नहीं पूरे हुए। जहाँ तक बात गोरखालैंड की है, तब लोगों को लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका सल्यूशन नहीं निकालना चाहती। ऐसे में इन लोगों का दिल कौन जीतेगा, कैसे जीत पाएगा, ये हम आपको इसी सीरीज में डिटेल बताएंगे। चाय की चुस्की, कंचनजंगा की छाव और सिलीगुड़ी का चिकन नेक। दार्जिलिंग सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, बल्कि ये वो राजनीतिक प्रयोगशाला है जहां गोरखालैंड के मुद्दे चाय की तरह उबाल मारते हैं, जहां विकास का नैरेटिव सत्ता की चाबी बनता है। आज हम पड़ताल करेंगे कि बंगाल के महासंग्राम में दार्जिलिंग की 3 सीटें और जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार का ये पूरा बेल्ट इतना अहम क्यों है। हिमालय की गोद में बसा दार्जिलिंग, जो न सिर्फ सैलानियों का स्वर्ग है, बल्कि बंगाल की सत्ता के सिंहासन का वो गुप्त रास्ता जिसे जीते बिना कोलकाता का न बनना अधूरा है। 2026 के महासंग्राम में
दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार की ये त्रिमूर्ति गेम चेंजर बनने जा रही है। ये सिर्फ चुनाव नहीं, उत्तर बंगाल पर वर्चस्व की जंग है। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ भूटान और नीचे बांग्लादेश। रणनीतिक रूप से ये भारत का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। यहाँ की राजनीति में होने वाली जरा सी हलचल दिल्ली तक महसूस होती है। बीजेपी के लिए ये नेशनल सिक्योरिटी और अस्मिता का मुद्दा है, तो टीएमसी के लिए ये अपनी भौगोलिक अखंडता को बचाने की चुनौती। दार्जिलिंग जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें दार्जिलिंग, कार्सियांग और कलिम्पोंग ये 3 सीटें सिर्फ विधानसभा सीटें नहीं है। यही तीनों सीटें मिलकर दार्जिलिंग के पहाड़ी राजनीतिक समीकरण तय करती हैं। ये गोरखालैंड की मांग का राजनीतिक केंद्र है। सालों से यहाँ पहचान, स्वायत्तता और हक की लड़ाई चुनावी मुद्दा बनती रही है। दार्जिलिंग की 3 सीटों के मुद्दे सड़क, बिजली, पानी नहीं, बल्कि पहचान है। बीजेपी ने सालों से यहाँ स्थायी राजनीतिक समाधान का कार्ड खेला है। सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के खिलाफ एक मजबूत भावना रही है, जिसका लाभ बीजेपी को मिला है। दार्जिलिंग सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये बंगाल की राजनीति का और सत्ता की चाबी को पाने का प्रवेश द्वार है, जो कि कोलकाता की सियासत से बिल्कुल अलग है। और देखिए, पिछली बार 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यहाँ की सियासत में, यहाँ के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी हैं, जिसका जवाब वो ढूंढ रहे हैं। इस बार महज वो 3 सीटें केवल आंकड़ों की बात नहीं रह गई हैं। इस बार ये बात पहचान की है, पहाड़ के लोगों की, दार्जिलिंग के लोगों की पहचान की बात है, चाय बागानों के लोगों की बात है। तो उनके मन में 3 सवाल हैं और वो ढूंढ रहे हैं उन 3 सवालों का जवाब, और वो उन्हीं को वोट देना चाहते हैं, उसी पॉलिटिकल पार्टी को जो इन 3 सवालों का जवाब भी दे सके और उनको विकास की राह पे आगे भी ले जा सके। अब उनके मन में जो पहला सवाल है वो है कि चाय बागानों के जो श्रमिक हैं, उनको न्यूनतम वेजेस जो हैं, उनकी सैलरी जो है वो कब बढ़ेगी। दूसरी बड़ी बात है कि बोडोलैंड का भविष्य क्या है। और तीसरा सवाल ये है कि अनित थापा की विकासवादी राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी की जो भावनात्मक राजनीति है वो दबाव बना पाएगी, वो जीत हासिल कर पाएगी। तो घूम फिर कर पहचान की लड़ाई में क्या ममता दीदी उन्हें पहचान दिला पाएंगी, या इस बात का विश्वास दिला पाएंगी कि अगले 5 साल में जो ये तस्वीर आज है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी, या नरेंद्र मोदी। क्योंकि आज जब चुनावी मैदान में मोदी और ममता हैं, तो दोनों कह रहे हैं कि हर सीट पर आप प्रत्याशी को नहीं, मुझे देखिए। तो ये लड़ाई ममता बनाम मोदी में पहाड़ की पहचान की बन गई है। और उत्तर बंगाल का दार्जिलिंग सत्ता की चाबी को पकड़ने में विश्वास रखता है, सत्ता से उतारने में और सत्ता के बिठाने में विश्वास रखता है। बीजेपी यहाँ हिंदुत्व और पहचान की राजनीति के सहारे पकड़ मजबूत करना चाहती है, तो टीएमसी लोकल मुद्दों और वेलफेयर स्कीम के दम पर वापसी की कोशिश में है। क्या 2026 में भी पहाड़ सिर्फ वादे पर वोट देगा? ममता बनर्जी ने यहाँ डिवाइड एंड रूल के बजाय डेवलपमेंट बोर्ड्स का जाल बिछाया है। पहाड़ अब 2 हिस्सों में बटा है, एक जो अलग राज्य चाहता है और दूसरा जो कोलकाता के साथ कदम से कदम मिलाना चाहता है। देखिए, उत्तर बंगाल और जंगल महल ये वो 2 इलाके हैं जो इस बार का हॉटस्पॉट बने हुए हैं। अब इसको समझते हैं। 2019 और 2024 में बीजेपी ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया था उत्तर बंगाल में, लेकिन फिर 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने यहां पर सेंधमारी करके अपनी जमीन को वापस लिया। तो जो ये पूरी लड़ाई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उसका जो अभेद दुर्ग है उसको बचाने की है, और ममता बनर्जी को अपनी जमीन को वापस लाने की जद्दोजहद है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर बंगाल में सरकार बनानी है तो उत्तर बंगाल में 40 सीटें लानी जरूरी होंगी, और वहीं ममता बनर्जी को इन सीटों में सेंधमारी करने की जरूरत होगी, तभी दोनों में से एक पार्टी अपने अपने लिहाज से सरकार बना पाएगी। अब इस जद्दोजहद में भारतीय जनता पार्टी ने एक सुगबुगाहट छोड़ी है। उन्होंने कहा है कि जो अलीपुरद्वार है और मालदा तक, ये वो इलाका है जहां पे, यानी कि नॉर्थ बंगाल को एक अलग सा जो केंद्र शासित राज्य बनाने की एक सुगबुगाहट छोड़ दी है, जो कि जाहिर तौर पे यहाँ के लोगों के मन में एक बहुत पुरानी सी आस की तरह है। वहीं उन्होंने विकास के दावे किए हैं,
दूसरे राज्यों में किए गए कामों की तस्वीर दिखाई है और नरेंद्र मोदी का चेहरा। वहीं ममता बनर्जी ने राजवंशी जो लोग हैं, वोटर्स हैं, उनके लिए जो काम किए हैं उसको हथियार बनाया है। उसको बार बार बताया जा रहा है कि मैंने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। साथ में आप देखिए जो यहाँ पर चाय सुंदरी योजना है वो एक बड़ा अपने तलवार के रूप में ममता बनर्जी यहाँ पर चुनाव प्रचार के दौरान लगातार बात कर रही है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो हॉटस्पॉट ये है, सस्पेंस ये है कि राजवंशी वोटर्स और गोरखा वोटर्स इस बार किसके पाले में जाते हैं, वही सबसे बड़ा सस्पेंस पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी है। नॉर्थ बंगाल दार्जिलिंग घूमने आए? दार्जिलिंग तो टूरिस्ट है। तो इस समय जहाँ चुनाव चल रहा है, छुट्टी उट्टी का माहौल है, इसलिए घूमने आए? हाँ, 2-3 दिन छुट्टी था, हम सोचा ये थोड़ा घूम के आओ दार्जिलिंग परिवार के साथ? हाँ, फैमिली विद फैमिली। कोलकाता का जो माहौल है और दार्जिलिंग का एकदम अलग है, लगता नहीं है एक वेस्ट बंगाल का हिस्सा है? नहीं, ये तो वेस्ट बंगाल का हिस्सा है। हम लोग तो बहुत दफा आते हैं, ये हम लोग का बंगाल का हिस्सा है। अलग तरीके का माहौल है, अलग तरीके की चीजें हैं। हाँ, इधर तो टूरिस्ट कोलकाता से एकदम अलग जगह है। या तो पहाड़ी इतना तो उधर मिलते नहीं है। इधर का आदमी का जो सोच, इधर का आदमी का चलने का, बोलने का दूसरा तरीका है। मगर कलकत्ता और दार्जिलिंग का जो तालमेल बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। हम लोग के लिए घर ही लगता है इधर आने से। घर लगता है। विजय साहब, आपको क्या लगता है, आपका मुद्दा क्या है? कौन ऐसी बात है जो आप बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते, या अच्छी लगती है या अच्छी नहीं लगती है? एक्चुअली प्राइमरीली हम बोलेंगे वेस्ट बंगाल, हम लोग पहले जो मांगते हैं, सबसे पहले जो शांति का माहौल चाहते हैं इधर हम लोग। और पहले बहुत हिंसा हो रहा है। बहुत हिंसा हो रहा है ये हम नहीं बताएंगे, मगर हिंसा तो कभी कभी होते ही है। मगर गवर्नमेंट और जो बाहर का जो नहीं है, जो दिल्ली से जो गवर्नमेंट, वो हम लोग का मोदी जी का जो प्राइम मिनिस्टर का जो पार्टी है, और इधर लोकल पार्टी जो 15 ईयर्स से है, उसको पहले जो पार्टी था वो 35 ईयर्स इधर था। मगर ये जो पार्टी अभी आया है, इसके ऊपर बहुत असर बहुत आदमी लगा रहा है अभी। मगर अभी टक्कर होगा, पहले दफा जैसा नहीं है अभी। अच्छा, थोड़ा आपको ऐसा लगता है जैसे आपके घर में भी बच्चे होंगे, वाइफ हैं, सुरक्षित है माहौल बंगाल में महिलाओं को लेकर? ना, हम लोग कलकत्ता में जा रहा था, वह तो हम सुरक्षित है, वह कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मांग करेंगे जो उसको वो पैसा देने से पहले बाद में उसको काम का व्यवस्था जरूर करना चाहिए। मगर वेस्ट बंगाल का बेरोजगारी और वेस्ट बंगाल से बाहर जाने का जो पहले से अभी ज़्यादा हो गया। पहले वेस्ट बंगाल में आदमी काम करने आते थे, अभी वेस्ट बंगाल से बहुत आदमी बाहर काम पे जाता है। ये हमको अच्छा नहीं लगता। अच्छा, सही बात है, जो पलायन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कई राज्यों में ऐसा मुद्दा आता है, लेकिन अब मोदी जी ने 2 बातें कही हैं। वो 1500 की जगह कह रहे हैं कि हम 3000 रुपया महिलाओं को देंगे। फिर कह रहे हैं कि जब तक बच्चा बेरोजगार रहेगा हम उनको 3000 रुपया देंगे, और उसके अलावा भी परीक्षा की तैयारी के लिए एक मुश्त पैसा दे देंगे। ये सारी बातें आपको कितनी सही लगती है? देखिए, इलेक्शन का पहले बात तो बहुत कुछ आते हैं, मगर हम लोग जब तक इलेक्शन का बाद वो अगर एग्जीक्यूट ना होगा तब तक हमको तो पता नहीं है वो कैसे होगा। मगर मोदी जी जब बोल रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो सत्ता में आएगा तो जरूर करेगा, ये तो विश्वास रखना ही पड़ेगा। मगर हमको पहले वाला जो डिमांड था, अभी भी वही डिमांड है। वेस्ट बंगाल का जो बेरोजगारी है, उसको जो यंग जो जनरेशन। ममता दीदी ने 15 साल में बेरोजगारी खत्म की है क्या? बहुत बेरोजगारी अभी तक भी है। अच्छा, एक और बात, आपके यहाँ से कोई सरकारी नौकरी में है? हम लोग का 7वां वेतन लगाने की बात। हाँ, इधर वो डिमांड बहुत पुराना से है, वो कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तो तक सरकार आएगी दूसरी, अगर बदलेगी तो कर देगी। हाँ, वो तो बहुत अच्छा बात है। यहाँ का जो सरकारी जो वर्कर है, वो लोग का बहुत पुराना डिमांड है, हम लोग को डीए दीजिए, बहुत डीए दीजिए। मगर ये सरकार अभी तक पूरा नहीं दे पाए। मगर ये लोग का जो डीए का हक सही है, एकदम सही है। थैंक यू।